आज के इस क्लास में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ जटिल कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण के बारे में सीखेंगे। और इससे पहले क्लासों में हम लोगों ने जटिल कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण की कौन कौन सी विधियाँ हैं एक एक करके हम लोग विधि पढ़े हैं और फिर उसका अलग अलग एग्जाम्पल लिए हैं। और उन सभी को मिला करके आज हम लोग कुछ यहाँ और उदाहरण लेकर के समझेंगे प्रैक्टिस के तौर पर कि कैसे उन कंपाउंड का आईयूपीएसी नामकरण करते हैं। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अर्थात जटिल कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण, जिसका अलग अलग नियम हम लोगों ने पढ़ा है। आज उसमें से कुछ एग्जाम्पल लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए। ये कंपाउंड है जिसका आईयूपीएसी नामकरण हम लोगों को करना है अब इस क्लास में। यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें इस साइड से यहाँ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है जो अल्कोहल है। यहाँ पर एक कंस्टिट्यूएंट है और यहाँ भी एक कंस्टिट्यूएंट है। और हमें ये पता लगाना है कि किस कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है। यहाँ कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, यहाँ एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है। और ये कार्बन चूंकि यहाँ 3 कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ फिर 1 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है। इस कंस्टिट्यूएंट में हम देख रहे हैं कि यहाँ एक ही बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, फिर यहाँ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ 3 हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार से हम इस कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकते हैं। अर्थात इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही कंपाउंड है। अक्सर अभ्यास के लिए ऐसा हम लोग ले लेते हैं कि सुविधा हो इसमें कार्बन की काउंटिंग करने में, लेकिन सब पर हाइड्रोजन भी है, इसको हम भूलेंगे नहीं। और यहाँ चूंकि हम लोग नियम पढ़े हैं कि अगर कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला में कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो कार्बन परमाणु की गिनती उसी फंक्शनल ग्रुप की ओर से करते हैं और वो यौगिक उसी फंक्शनल ग्रुप का डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के रूप में मौजूद है, इसलिए इसमें कार्बन परमाणु की गिनती हम इसी फंक्शनल ग्रुप की ओर से करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कुल कार्बन परमाणु की संख्या 7 है। तो ये पेरेंट हाइड्रोकार्बन इसका 7 हो गया। और चूंकि अल्कोहल है तो अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम होता है एल्केनॉल। तो यहाँ 7 कार्बन है तो हो जाएगा हेप्टेनॉल। और इससे पहले यहाँ कंस्टिट्यूएंट भी है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 पर यहाँ मिथाइल ग्रुप है और 3 पर यहाँ इथाइल ग्रुप है। क्योंकि इस दोनों कार्बन हाइड्रोजन को हम ऐड करेंगे तो यहाँ C2H5 हो जाएगा। तो C2H5 को इथाइल ग्रुप कहते हैं और ये मिथाइल ग्रुप है। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 4-इथाइल 2-मिथाइल और यहाँ 7 है हेप्टेन 1-ऑल। तो इस प्रकार से इस कंपाउंड का नाम हो जाता है 4-इथाइल 2-मिथाइल हेप्टेन 1-ऑल या हेप्टेनॉल 1 भी लिख सकते हैं, या सिर्फ यहाँ पर हेप्टेनॉल भी दे सकते हैं क्योंकि यहाँ एक ही पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। तो अब यहाँ 4-इथाइल और 2-मिथाइल कैसे हुआ? मिथाइल को भी हम पहले लिख सकते हैं, इथाइल को भी बाद में लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर को लेना है। चूंकि यहाँ ई लेटर एम लेटर के पहले आता है, इसलिए पहले इथाइल ग्रुप ही लिखाएगा। आईयूपीएसी कहता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर का वहाँ पालन करना है। तो इथाइल ई से शुरू होता है और मिथाइल एम से शुरू होता है, इसलिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले ई आता है, इसलिए हम इथाइल ग्रुप पहले लिखे हैं। और यह है कहाँ? ये 4 कार्बन पर इथाइल है तो ये 4-इथाइल, 2 पर मिथाइल है तो 2-मिथाइल। और चूंकि यहाँ 7 कार्बन है तो 7 को हेप्टेन के नाम से जानते हैं। और चूंकि यहाँ अल्कोहल है तो अल्कोहल का डेरिवेटिव हुआ, इसलिए हेप्टेन 1-ऑल। अर्थात 4-इथाइल 2-मिथाइल हेप्टेन 1-ऑल कह सकते हैं, या फिर 4-इथाइल 2-मिथाइल
हेप्टेनॉल 1 कह सकते हैं, या फिर 4 इथाइल 2 मिथाइल 1 हेप्टेनॉल भी इसको लिखा जा सकता है। तो इस तरह से ये पहला एग्जाम्पल हुआ। एक दो और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। यहां भी एक कंपाउंड है जिसमें हम देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड इस साइड से लगा हुआ है, तो इसकी गिनती इधर से ही होगी। ये 7 कार्बन हो गया। इस सब पर हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, फिर यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है इसका पता कार्बन के 4 बॉन्ड से लगाते हैं। अगर कार्बन के पास एक ही बॉन्ड है तो वहाँ 3 हाइड्रोजन होगा, अगर 2 बॉन्ड है तो वहाँ 2 हाइड्रोजन होगा, अगर वहाँ पर 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन होगा, अगर 4 बॉन्ड है तो एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। जैसे इस कार्बन के पास यहाँ 4 बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। यहाँ जितने नियम हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं उसमें ये कहता है कि सबसे पहले तो कार्बन परमाणु की हम लंबी श्रृंखला चुनेंगे, उसके बाद कार्बन परमाणु की गिनती करते हैं, और गिनती में यह देखा गया है कि जिधर से कंस्टिट्यूएंट लगा हो उधर से गिनती करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड है उधर से करेंगे, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड है उधर से करेंगे, या फिर जिधर से फंक्शनल ग्रुप है उधर से करेंगे। तो इसमें लंबी श्रृंखला चुनने के बाद जिधर से कंस्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा उधर से गिनती शुरू करेंगे। लेकिन उसमें भी अलग अलग नियम है। यहाँ कंस्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप उधर से तो करेंगे, लेकिन अगर एक साथ रहेगा तो फिर उसमें वो सिस्टम अलग हो जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड इस साइड से दाहिने साइड से मौजूद है, तो इसकी गिनती दाहिने साइड से होगी। और यहाँ चूंकि मिथाइल ग्रुप है, यहाँ भी मिथाइल ग्रुप है, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 4,4 डाइमिथाइल। 4,4 डाइमिथाइल यहाँ 7 है, तो यहाँ हेप्ट1N हो जाएगा। अर्थात यहाँ 4 पर मिथाइल है, फिर 4 पर मिथाइल है, 4 पर 2 मिथाइल है, 2 मिथाइल के लिए हम डाइमिथाइल लिखते हैं। और चूंकि यहाँ 7 कार्बन है तो ये हेप्टीन हो जाता है, और यहाँ डबल बॉन्ड चूंकि एक ही कार्बन पर मौजूद है इसलिए हेप्ट1N भी लिख सकते हैं इस कंपाउंड को। तो इस तरह से ये दूसरा एग्जाम्पल होगा। इस तरह से कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं। अभी ये एग्जाम्पल केवल प्रैक्टिस के लिए लिया जा रहा है, इससे पहले हम लोग एक एक नियम के साथ उसके उदाहरण के साथ हम लोगों ने पिछले क्लासों में पढ़ा है, पिछले लेक्चर में। अब यहाँ पर अगर हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, फिर यहाँ मिथाइल है और यहाँ मिथाइल है। तो नियम कहता है कि अगर लंबी श्रृंखला में कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो उसकी गिनती हम फंक्शनल ग्रुप की ओर से करते हैं। तो यहाँ एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चूंकि एल्डिहाइड ग्रुप में भी यहाँ कार्बन ऐसे उस कार्बन को भी गिनेंगे जो फंक्शनल ग्रुप में जो कार्बन होता है उसको भी हम लोग गिनती में ले लेते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 पर मिथाइल और 5 पर मिथाइल है, तो यहाँ 4, 5 2 को मिथाइल हो गया, तो यहाँ 2 के लिए डाई, ये 4, 5 डाई मिथाइल, और 7 है कार्बन, तो यहाँ हेप्टेन होगा। और चूंकि एल्डिहाइड का यूपीएससी नाम होता है एल्केनर, तो यहाँ पर हो जाएगा हेप्टेनर, तो ये हो जाएगा हेप्टेनर। चूंकि एल्डिहाइड ग्रुप है और एल्डिहाइड में यहाँ आईयूपीएसी नेम इसका होता है एल्केनर। चूंकि यहाँ 7 कार्बन है तो 7 को हम हेप्टेन के नाम से जानते हैं, यहाँ पेरेंट हाइड्रोकार्बन हेप्टेन है, इसलिए यहाँ हेप्टेनल हुआ है। अगर यहाँ अल्कोहल रहता तो यहाँ हेप्टेनॉल हो जाता। एल्डिहाइड में यहाँ ए लगता है, इस कंपाउंड का नाम यहाँ हो जाता है 4,5 डाइमिथाइल हेप्टेनर। यहाँ 4,5 इसलिए हुआ है कि यहाँ 4 पर मिथाइल है, फिर 5 पर मिथाइल है, तो इसके बीच में कॉमा देंगे, उसके बाद हाइफन देंगे,
उसके बाद पहला लेटर कैपिटल होगा, आंसर उसमें स्मॉल लिखा जाता है। तो इस प्रकार से तीसरे कंपाउंड का नामकरण हो जाता है। फिर हम चौथा एग्जाम्पल लिख लेते हैं यहाँ पर। फिर चौथे एग्जाम्पल में यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लेते हैं। यहाँ पर अगर अल्कोहल ग्रुप लेते हैं तो ये भी एक कंपाउंड हो जाता है, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। तो फिर ये नियम कहता है कि अगर कार्बन परमाणु की लंबी श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो ऐसी स्थिति में हम कार्बन परमाणु की गिनती सीनियर फंक्शनल ग्रुप की ओर से करते हैं और वो यौगिक उसी फंक्शनल ग्रुप का डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उसमें सब में ये सीनियर होता है और बाकी जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो कॉन्स्टिट्यूएंट माना जाएगा। तो इसकी गिनती हम इधर से करेंगे। यहाँ 7 कार्बन है तो इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन हेप्टेन होगा। और चूंकि यहाँ अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो ये इसमें सीनियर ग्रुप है और ये इसका जूनियर है, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट हो जाएगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव हो जाएगा। अब जब ये अल्कोहल ग्रुप कॉन्स्टिट्यूएंट आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी। टोटल कार्बन 7 है तो हेप्टेन हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी हेप्टेनोइक एसिड। क्योंकि यहाँ 7 कार्बन है तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन हेप्टेन हो जाता है और यहाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो जिसका पीएचसी नेम होता है एल्केनोइक एसिड, यहाँ 7 है तो ये हो जाएगा हेप्टेनोइक एसिड। तो इस प्रकार से इस कंपाउंड का यहाँ नामकरण हो जाता है। तो इस तरह से कुछ अन्य एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं अभ्यास के तौर पर। इस तरह से अगर हम 5-10 एग्जाम्पल ले लेते हैं तो हमें इस तरह से आइडिया मिल जाता है कि हर एक कंपाउंड का नामकरण कैसे किया जाता है। और ऐसे इन कंपाउंड के नामकरण की जो अलग अलग विधियाँ हैं, जो पिछले क्लास में एक एक विधि को फिर लिख करके एक एक एग्जाम्पल उसमें लिया गया है, 2-2 एग्जाम्पल लिया गया है जो हमें ये साबित करता है कि नियम क्या कहता है। और उसी का आज हम लोग प्रैक्टिस के तौर पर यहाँ कुछ कंपाउंड को ले रहे हैं। तो यहाँ फिर अगर हम 5वें कंपाउंड को अगर हम लेते हैं, ये 5वां कंपाउंड बन गया। यहाँ हम किधर भी कार्बन दे सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, ऊपर भी बढ़ा सकते हैं, नीचे भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देना है कि यहाँ पेरेंट हाइड्रोकार्बन जो होना चाहिए वो 10 तक ही होना चाहिए। 10 तक ही पेरेंट हाइड्रोकार्बन लेते हैं जो लंबी श्रृंखला में हो, और उसके बाद जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट में आ जाता है, इसका भी ध्यान रखेंगे। तो इसमें सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला को चुनते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 अर्थात हेप्टेन हो गया। और यहाँ ऐसे लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 है तो ये लंबी श्रृंखला हो जाता है। और फिर इसकी गिनती हम कॉन्स्टिट्यूएंट की ओर से करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें इस साइड से निकला हुआ है तो इसकी गिनती यहाँ राइट साइड से होगी। तो यहाँ पर 7 कार्बन है तो हेप्टेन का डेरिवेटिव हुआ। और यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 पर एक ही कार्बन है, मिथाइल ग्रुप है अर्थात CH3 है। तीसरे कार्बन पर यहाँ 2 कार्बन है, जब 2 कार्बन होगा तो इथाइल ग्रुप होगा, 3 होगा प्रोपाइल ग्रुप होगा। यहाँ इथाइल ग्रुप है तो इथाइल ग्रुप कैसे है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 है, टोटल मिलकर हो गया C2H5। तो इस प्रकार से इथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है। तो इसके नामकरण में हम पहले इथाइल ग्रुप का नाम देंगे, उसके बाद मिथाइल ग्रुप। चूंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ ई अक्षर पहले आता है और एम अक्षर बाद में आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 4, 2 इथाइल है तो हो जाएगा डाइथाइल, 3 4 डाइथाइल। और यहाँ फिर 2 मिथाइल है और टोटल कार्बन 7 है तो ये हो जाएगा हेप्टेन। तो इस प्रकार से इस कंपाउंड का नाम हो जाता है 3 4 डाइथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। क्यों हुआ,
चूंकि यहाँ 3 पर इथाइल ग्रुप है और चौथे कार्बन पर इथाइल ग्रुप है, तो 2 इथाइल है तो इसके लिए डाई इथाइल, 3 इथाइल रहेगा तो ट्राई इथाइल, 4 रहेगा तो टेट्रा, 5 रहेगा तो पेंटा। इस प्रकार से उसका उपयोग करते हैं। 3 पर इथाइल ग्रुप है, फिर 4 पर इथाइल ग्रुप है, 2 इथाइल हो गया तो यहाँ 3 4 डाई इथाइल, 2 पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल, टोटल कार्बन यहाँ 7 है तो यहाँ हेप्टेन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पैरेंट हाइड्रोकार्बन हेप्टेन है। तो इस प्रकार से यहाँ 5 एग्जाम्पल हो गया। हम छठे एग्जाम्पल लेते हैं और वो क्या कहता है इसमें, ये भी एक कंपाउंड है जिसमें यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 हाइड्रोजन है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ कार्बन टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। अगर कार्बन 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इसका मतलब है कि वहाँ 2 हाइड्रोजन है। अगर कार्बन एक ही बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इसका मतलब है कि वहाँ 3 हाइड्रोजन है। 4 उसका पूरा होना चाहिए। तो इस कंपाउंड में देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो इसकी गिनती डबल बॉन्ड की ओर से ही होगा, क्योंकि जिधर से कंस्टिट्यूएंट, जिधर से डबल बॉन्ड, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड या फिर जिधर से फंक्शनल ग्रुप हो उधर से ही हम काउंटिंग करते हैं। तो इसका नंबरिंग हो जाएगा ऐसे। यहाँ हम देख रहे हैं कि 7 कार्बन है, तो 7 को हेप्टेन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि डबल बॉन्ड होते हेप्टेन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हेप्ट 1 पर और 3 पर डबल बनता है, 1 3 यहाँ पर डाई इन हो जाएगा। यहाँ हेप्ट इसलिए लिखा गया है कि यहाँ 7 कार्बन है, 7 को हेप्ट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ डबल बॉन्ड 1 पर है और 3 पर है। इधर से काउंटिंग करने पर डबल बॉन्ड यहाँ पहले कार्बन से शुरू होता है और यहाँ तीसरे से शुरू होता है। तो हेप्ट 1 3 2 डबल बॉन्ड है इसलिए डाई, और चूंकि एल्कीन है इसे यहाँ EN लगेगा। तो हेप्ट 1 3 डाइन। इस तरह से यहाँ छठा कंपाउंड कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार से अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड देते हैं तो इसकी गिनती इधर से शुरू होगी, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड यहाँ इधर से है और ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा ऑक्ट 1 4 डाइआइन हो जाएगा। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा ऑक्ट 1 4 डाइआइन। अर्थात टोटल कार्बन 8 है तो यहाँ ऑक्टेन होगा, इसलिए यहाँ ऑक्ट लिखा गया है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड 1 पर है और 4 पर है, तो 1 4 दो जगह है, 2 ट्रिपल बॉन्ड यहाँ डाई और ट्रिपल बॉन्ड होते एल्काइन होता है, तो इस तरह से यहाँ ऑक्टाइन हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ 7वें कंपाउंड का नामांकन हो जाता है। 8वें कंपाउंड अगर यहाँ लेते हैं, यहाँ एमिनो ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो फिर इसमें जिधर से फंक्शनल ग्रुप है उधर से उसकी हम नंबरिंग करेंगे कि 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 पर इथाइल है, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाता है 4 इथाइल 3 मिथाइल। और यहाँ 6 कार्बन है, तो 6 को हेक्सेन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ फंक्शनल ग्रुप एमीन लगा हुआ है, तो एमीन का यूपीएससी नाम होता है एल्केनामीन। तो यहाँ 6 कार्बन है तो हो जाएगा हेक्सेनामीन। तो यहाँ 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेनामीन इस कंपाउंड का नाम हो जाता है। यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इथाइल 3 मिथाइल 1 हेक्सेनामीन, चूंकि यहाँ 1 पर ही अमीनो ग्रुप मौजूद है। यहाँ 1 इसलिए नहीं लिखा गया है क्योंकि यहाँ 1 पर है तो 1 तो लिखा नहीं जाता है ना।
सम्मिलित क्रम लिख भी सकते हैं, तो नाम दोनों लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक नहीं लिखा गया, अगर एक लिख देंगे तो अलग हो जाएगा, वही कंपाउंड होगा और दोनों लिखा जाता है यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ 8वां कंपाउंड तैयार हो जाता है। फिर यहाँ कुछ और एग्जाम्पल लेकर के हम लोग अपनी समझदारी को बढ़ा सकते हैं, अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं कि कैसे इतने बड़े पैमाने पर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। क्योंकि शुरू में ही हम लोगों ने पढ़ा कि कार्बनिक यौगिक में लाखों नहीं और करोड़ों कहे फिर भी वो गलत नहीं होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार अभी तक 35 मिलियन से ज़्यादा कंपाउंड बन चुका है। 1 मिलियन 10 लाख होता है, इस प्रकार से 35 में हम 10 लाख से गुना करेंगे, उतने कंपाउंड वैज्ञानिक बना चुका है। और उन सारे कंपाउंड का अपना नाम है। आईयूपीएसी ने एक सिस्टम दिया है जो बहुत ही आसान सा सिस्टम है। सिस्टम के अनुसार उसका नामकरण करते हैं, उसकी बनाने की विधि है। इन सभी का अध्ययन हम लोग पूरे कार्बनिक रसायन में करते हैं। तो इस तरह से कुछ अन्य एग्जाम्पल भी हम लोग ले सकते हैं अलग अलग। यहाँ देख रहे हैं कि 2 फंक्शनल ग्रुप इसमें मौजूद है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमिनो ग्रुप। तो नियम ये कहता है कि अगर कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो ऐसी स्थिति में हम कार्बन परमाणु की गिनती सीनियर फंक्शनल ग्रुप की ओर से करते हैं और जो शेष फंक्शनल ग्रुप होगा वो उसका कंस्टिट्यूएंट माना जाएगा। तो यहाँ जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, एसिड ग्रुप है, वो सभी फंक्शनल ग्रुप में वो सबसे सीनियर होता है, इसलिए इसकी गिनती इधर से होगी। और जो एमिनो ग्रुप है वो कॉन्स्टिट्यूएंट माना जाएगा। तो यहाँ 4 पर एमिनो ग्रुप है, तो हो जाएगा 4 एमिनो। टोटल कार्बन 8 है, तो यहाँ हो जाएगा ऑक्टेनोइक एसिड। यहाँ ऑक्टेनोइक एसिड इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ टोटल कार्बन 8 है, अर्थात यहाँ पेरेंट हाइड्रोकार्बन 8 है और 8 कार्बन वाले को हम ऑक्टेन के नाम से जानते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिड नेम होता है ऑक्टेनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड, एल्केन के जगह पर यहाँ पर 8 कार्बन एसिड हो जाएगा ऑक्टेनोइक एसिड। तो इस तरह से यहाँ एक और कंपाउंड यहाँ बन जाता है। फिर अगर हम अन्य कंपाउंड को यहाँ पर लेते हैं, जिधर भी हमको जो भी ग्रुप देना है वो ग्रुप दे। यहाँ क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, एल्काइल हैलाइड ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ना। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, जिसकी गिनती हम फंक्शनल ग्रुप की ओर से करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 पर इथाइल है, 3 पर मिथाइल है, तो 4 इथाइल 3 मिथाइल पहले लिखेंगे। यहाँ 4 इथाइल 3 मिथाइल और 8 है, तो यहाँ हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, अर्थात एल्काइल हैलाइड का सदस्य है। एल्काइल हैलाइड का एप्लीकेशन होता है हेलो एल्केन, तो यहाँ हो जाएगा क्लोरो ऑक्टेन। तो 4 इथाइल 3 मिथाइल क्लोरो ऑक्टेन इसका नाम हो जाएगा। 4 इथाइल 3 मिथाइल क्लोरो ऑक्टेन। यहाँ 1 क्लोरो ऑक्टेन भी लिखा जा सकता है, क्योंकि जब 1 पर है तो यहाँ 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, इसलिए 4 इथाइल 3 मिथाइल क्लोरो ऑक्टेन इसको लिखते हैं, क्योंकि इस साइड से क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है। अगर इस कंपाउंड को अलग अलग कंपाउंड को हम यहाँ ब्रोमीन देते हैं, यहाँ पर अगर Cl देते हैं तो काउंटिंग इधर से होगी। अब यहाँ ब्रोमीन B से शुरू होता है, क्लोरीन C से, तो यहाँ 1 ब्रोमो 3 क्लोरो और 5 कार्बन है, तो यहाँ पर हो जाएगा पेंटेन। तो इस प्रकार से यहाँ इस कंपाउंड का नामकरण हो जाता है।
यहाँ ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है। तो ब्रोमीन बी से शुरू होता है, क्लोरीन सी से शुरू होता है। तो यहाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर को पालन करते हुए यहाँ 1 पर ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमो, यहाँ 3 पर क्लोरीन है तो 3 क्लोरो, और यहाँ 5 कार्बन है तो 5 को पेंटेन कहते हैं। तो यहाँ 1 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन हो गया। चूंकि एल्काइल हैलाइड का एल्केशन होता है हैलो एल्केन, तो यहाँ क्लोरो पेंटेन एल्केन का मेंबर है पेंटेन। तो इस तरह से कुछ और एग्जाम्पल लेकर के हम लोग इसको जान सकते हैं कि कैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यूपीएससी नामकरण किया जाता है। यहाँ अल्कोहल ग्रुप है, यहाँ भी अल्कोहल ग्रुप हम दे देते हैं। तो यहाँ कार्बन कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। तो हेप्टेन का डेरिवेटिव होगा, और चूंकि अल्कोहल है तो हेप्टेनॉल होगा। लेकिन उससे पहले इसका नंबरिंग करेंगे। यहाँ 7 कार्बन है तो 7 को हेप्टेन कहते हैं। तो यहाँ तो हो जाएगा हेप्टेन। अल्कोहल 1 पर है, 4 पर है तो हेप्टेन 1 4, 2 अल्कोहल है तो डाइऑल इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। यहाँ 7 कार्बन है तो हेप्टेन, यहाँ भी नहीं देंगे क्योंकि यहाँ ओएल लगेगा। और हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ 1 पर है 4 पर है तो हेप्टेन 1 4, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद है तो यहाँ डाइऑल। चूंकि अल्कोहल के अंत में ओएल लगता है, अर्थात यहाँ अल्कोहल का यूपीएससी नाम होता है एल्केनॉल। तो इस तरह से यहाँ हो जाएगा हेप्टेनॉल। और यहाँ 1 4 आया है अल्कोहल ग्रुप के लिए कि कहाँ है, 1 कार्बन पर है और ये 4 कार्बन पर है। और 2 अल्कोहल है तो यहाँ डाइऑल हो जाएगा, 3 रहेगा ट्राइऑल, 4 रहेगा टेट्राऑल। तो इस प्रकार से इसका नामकरण किया जाता है। फिर अन्य एग्जाम्पल हम ले लेंगे इसमें। यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, इसमें भी एक कार्बन है, इसकी गिनती यहाँ से शुरू करेंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 पर 2 कार्बन है तो 4 पर इथाइल ग्रुप है, 5 पर मिथाइल है, फिर 6 पर मिथाइल है। तो पहले इथाइल ग्रुप लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इथाइल। यहाँ मिथाइल 5 पर भी और 6 पर भी है तो यहाँ 5 6 2 मिथाइल है तो यहाँ आ जाएगा डाई मिथाइल। और एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का यूपीएससी नाम होता है एल्केनल। तो 8 कार्बन है तो हो जाएगा ऑक्टेनल। इस कंपाउंड का नाम हो जाता है 4 इथाइल 5 6 डाई मिथाइल ऑक्टेनल। फिर से इसको हम लोग समझें। यहाँ टोटल कार्बन 8 है। चूंकि एल्डिहाइड ग्रुप में भी एक कार्बन है तो उस कार्बन को ही गिनती करेंगे, चूंकि कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुना जाता है। तो यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसमें एक यहाँ भी हो जाएगा कार्बन, तो टोटल कार्बन यहाँ 8 होता है। 4 पर 2 कार्बन, इसका मतलब इथाइल ग्रुप है। इथाइल कैसे है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH3 है, दोनों मिलकर के C2H5 हो गया। यहाँ CH3 है, यहाँ भी CH3 है, तो इस प्रकार से यहाँ दोनों मिथाइल हुआ। तो 2 मिथाइल के लिए डाई मिथाइल, और इथाइल एक ही है इसलिए हम इथाइल लिखे हैं। 2 इथाइल होता तो फिर डाई इथाइल लेते। तो यहाँ 4 पर इथाइल ग्रुप है इसलिए 4 इथाइल। यहाँ 5 पर मिथाइल है, 6 पर मिथाइल है तो 5 6 डाई मिथाइल। और टोटल कार्बन 8 है तो ऑक्टेन होगा। और चूंकि एल्डिहाइड है तो यहाँ ऑक्टेनल हो गया। चूंकि एल्डिहाइड का यूपीएससी नेम होता है एल्केनल। तो 8 है तो ऑक्टेनल, 5 रहता तो पेंटेनल, 6 रहता तो हेक्सेनल, 7 रहता तो हेप्टेनल। और यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप कहाँ है, चूंकि एक ही कार्बन पर है इसलिए यहाँ एक जरूर नहीं है। अगर किसी अन्य जगह रहता तो उसका नंबरिंग हम दे सकते थे। तो ये 10-12 एग्जाम्पल ये दर्शा रहा है कि यूपीएससी नामाकरण किस आधार पर किया जाता है। जो पिछले क्लासों में हम लोग नियम पढ़े हैं
उसी के आधार पर इन सभी को नामाकरण आज इस क्लास में हम लोग इसलिए किए हैं कि इसका प्रैक्टिस आसानी से हो सके, अभ्यास हो सके। जो 5-7 की संख्या में नियम हम लोग पढ़े थे उन सारे नियम को यहाँ पर प्रयोग किया गया है और फिर हम लोग अगले क्लास में फिर अगले टॉपिक के बारे में जानेंगे।